जम्मू कश्मीर के हालात में हो रहा है तेजी से सुधार। जनजीवन पूरी तरह से सामान्य। आज से फिर से घाटी में खुलेंगे प्राथमिक विद्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दी कई योजनाओं की सौगात। गोरखपुर में प्रदेश का पहला इथेनॉल प्लांट थुरियापाड़ चीनी मिल में होगा स्थापित। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने ऑटो डीलर्स को दी बड़ी राहत। डीलर्स को कर्ज की अवधि 60 दिन से बढ़ाकर 75 दिन और कुछ मामलों में 90 दिन तक चुकाने की दी सहूलियत। और बरेली में गुरु नानक देव की 550वें जयंती के अवसर पर ननकाना साहब से चला नगर कीर्तन पहुंचा बरेली। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार सहित बड़ी संख्या में लोगों ने किया स्वागत। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं। वहां प्राथमिक विद्यालय आज फिर से खुलेंगे। श्रीनगर में ही 190 स्कूल आज से खुल जाएंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों के लोग प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। सरकारी कार्यालयों में कामकाज पूर्ण रूप से बहाल कर दिया जाएगा। इस बारे में सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। कुछ स्थानीय समाचार पत्रों ने अपना प्रकाशन भी शुरू कर दिया है। कश्मीर घाटी के कुछ और इलाकों में शनिवार को प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। अलग अलग इलाकों में लैंडलाइन फोन सेवा बहाल की जा रही है। जिन इलाकों में ढील दी जा रही थी वहां से किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। शहर के कुछ इलाकों में लैंडलाइन सेवा बहाल कर दी गई है। जम्मू के 5 जिलों में 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करने के साथ ही कश्मीर घाटी में 35 थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। सरकारी कर्मचारियों को भी अपने अपने कार्यालयों में जाने देने के लिए पाबंदी में भी ढील दी गई है। कश्मीर घाटी में 100 से अधिक टेलीफोन एक्सचेंजों में से 70 एक्सचेंज में लैंडलाइन सेवा शनिवार को बहाल कर दी गई थी। जम्मू कश्मीर की ताजा स्थिति पर राज्य के प्रधान सचिव योजना रोहित कंसल ने कहा कि सरकार का प्रयास होगा कि लैंडलाइन सेवा जल्द से जल्द पूरी तरह से बहाल कर दी जाए। As quickly as possible, subject of course to the physical limitations that BSNL is facing and any technical constraints that it may face. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भूटान की सफल यात्रा के बाद कल स्वदेश लौट आए। प्रधानमंत्री का भूटान का दूसरा और इस साल मई में दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद पहला दौरा था। भूटान की 27 घंटे की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 13 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इस यात्रा में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई खुद भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने की और उनका भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के शुरू में पारो से लेकर थिम्पू और अंत में थिम्पू से पारो के बीच बच्चों के साथ स्थानीय लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक देखने के लिए उमड़ पड़े। 45 किलोमीटर के इस मार्ग के किनारे खड़े लोग भारतीय तिरंगा और भूटानी ध्वज लहरा रहे थे। इस दौरे से भारत भूटान के रिश्ते को मिले कई आयाम हैं। पहले ज्यादातर पन बिजली पर आधारित रिश्ते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा, नवाचार, अंतरिक्ष जैसे जनशक्ति वाले आयाम भी इसमें जोड़े हैं। सहमति पत्रों में ग्राउंड स्पेस स्टेशन का उद्घाटन सहित कई अन्य नए क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया जो आम जनता पर सीधा असर डालते हैं। भूटान के नेताओं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिग्मे वांगचुक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी रिश्ते पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ मुलाकात की और भारत भूटान साझेदारी को आगे ले जाने वाले अनुकरणीय विचारों का आदान प्रदान किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने ल्योते शेरिंग से व्यापक चर्चा की। विपक्ष के नेता से भी मुलाकात की। इसके अलावा प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रि भोजों का भी आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ल्योते शेरिंग और भूटान नरेश ने इसका आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के सांस्कृतिक महत्व के स्थल सिमतोखा ड्यूंग के बौद्ध मठ में पूजा अर्चना की। इस मौके पर भूटान के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे और इसी स्थल पर दोनों देशों की संयुक्त प्रेस वार्ता का भी आयोजन हुआ। सिमतोखा ड्यूंग की यात्रा के बाद बौद्ध भिक्षुओं के साथ बातचीत
बातचीत कर उनका आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बियर ग्रिल्स के मैन वर्सेस वाइल्ड शो को भूटान के लोगों ने काफी पसंद किया। रॉयल भूटान विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की सभी छात्रों ने काफी प्रशंसा की। साथ ही छात्रों ने पीएम की लिखी पुस्तक एग्जाम वॉरियर से प्रेरणा लेने की भी बात कही। अब समाचारों में आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंचकुला के कलिका संसदीय क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया गया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का समर्थन बंद करने के बाद ही पाकिस्तान से बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत होती है तो ये पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। कहते हैं पाकिस्तान के लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी जबकि जो आतंकवाद वो संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण 3 तलाक की कुप्रथा लंबे समय तक जारी रही, लेकिन अब 3 तलाक को समाप्त कर एक ऐतिहासिक भूल को सुधारा गया है। 3 तलाक की समाप्ति के विषय पर राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि कुप्रथा इस्लाम के खिलाफ थी। कई इस्लामी देशों में पहले ही समाप्त कर दी गई है। गृह मंत्री ने कहा कि इस कुप्रथा को समाप्त कर एनडीए सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाया है और उन्हें समानता का अधिकार दिया है। ट्रिपल तलाक कानून का कई राजनीतिक दलों ने संसद के फ्लोर पर विरोध किया है, मगर मैं मानता हूं कि वो भी अपने मन के अंदर जानते हैं कि कुप्रथा है, इसको जितनी जल्द हटानी चाहिए हटा देनी चाहिए, मगर उनमें वो साहस नहीं। और इसी का कारण था कि ये कुप्रथा इतने सालों तक चली। ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को, इस सामाजिक दूषण को, करोड़ों माताओं बहनों को अन्याय करने वाले इस रिवाज को हटाने के लिए इतना विरोध, इतना आंदोलन क्यों हुए? उसके पीछे एक तुष्टीकरण का भाव और तुष्टीकरण की राजनीति जिम्मेदार है। पाकिस्तानी सैनिकों ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर लगातार दूसरे दिन भारत की अग्रिम चौकी और गांवों को निशाना बनाया। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि शाम लगभग 6:45 बजे पाकिस्तानी सेना नौशेरा सेक्टर के कलाल क्षेत्र में मोर्टार दागने लगी और छोटे हथियारों से गोलाबारी करने लगी। भारतीय सेना ने इसका कड़ा जवाब दिया है। और अब प्रदेश से जुड़ी खबरें। गोरखपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सूर्य कुंड मंदिर एवं गोरखपुर जनपद के विकास से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सूर्य कुंड धाम दशकों से पुनरुद्धार का इंतजार कर रहा था। अब इस धाम में आरसीसी की सड़क, सोलर लाइटिंग, टूरिस्ट शेल्टर का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को निर्देश दिए कि सूर्यकुंड धाम में सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए स्थान उपलब्ध कराए जाए, जिससे यहां रंगमंच कलाकारों को असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर विकास के नए युग में प्रवेश कर रहा है। गोरखपुर में 1200 करोड़ रुपए की लागत से बायोफ्यूल प्लांट का निर्माण किया जाएगा, जिससे यहां के औद्योगिकीकरण का विकास होगा, साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। गोरखपुर के विकास और गोरखपुर विकास के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, इस बात को प्रदर्शित करता है। और गोरखपुर के आप सभी सुधीजनों का विकास के कार्यों में जो एक सकारात्मक सहयोग मिल रहा है, मैं सबसे पहले आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं, आप सबको इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में विकास की तमन्ना हर एक की होती है, लेकिन विकास के लिए रचनात्मक सोच भी चाहिए। और उस रचनात्मक सोच के साथ जब शासन की योजनाओं के साथ आम जन का सहयोग प्राप्त होता है तो एक माहौल बनता है विकास का। विकास का कार्यक्रम स्वीकृत कर देने मात्र से विकास नहीं हो जाता।
उन विकास के कार्यों के साथ एक एक जन को जुड़ना पड़ेगा। कार्य के लिए सरकार ने पूरा पैसा दिया है तो उस पूरे पैसे का सही सदुपयोग हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महाराजगंज जिले के सदर तहसील के चेरी में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज में आयोजित इंसेफ्लाइटिस जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम में हेल्थ चेकअप कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री इंसेफ्लाइटिस पीड़ित बच्चों से मिले, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेकर स्थानीय प्रशासन से उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराने का दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल और 5 महीने के भीतर जापानी इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए 38 जिले जो इस बीमारी से प्रभावित थे उनके उपचार और उन्मूलन की दिशा में सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि को हासिल करने में हमें सफलता तब मिली जब इसे हमने जन अभियान का हिस्सा बनाने में सफल रहे। हम लोगों ने पहली बार जापानी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण की कार्रवाई भी प्रारंभ की। 2006-07 में गोरखपुर में NIT पुणे की तर्ज पर एक वायरोलॉजी सेंटर की स्थापना हुई और फिर ये प्रक्रिया जब आगे बढ़ती गई, आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 2 वर्ष 5 महीने से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही है और इन 2 वर्ष 5 महीने के दौरान प्रदेश के अंदर जो 38 जिले इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से इंसेफ्लाइटिस के दोनों वायरस, चाहे वो जापानी इंसेफ्लाइटिस का हो चाहे वो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का हो, इन सबके उपचार और उन्मूलन की दिशा में सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और उस उपलब्धि को हासिल करने में हमें सफलता तब मिली जब इसे हम जन अभियान का हिस्सा बनाने में सफल हुए। यूपी के कौशाम्बी में आयोजित मेरी बेटी मेरा स्वाभिमान कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि बेटियों का सम्मान हमारा परम धर्म है। देश और प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई सुमंगला योजना के बारे में विस्तार से बताया। मेरी बेटी मेरा स्वाभिमान कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में विजेता 20 छात्राओं को एक स्कूटी दी गई। डिप्टी सीएम ने कौशाम्बी जिले के लिए कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। कि समाज के लिए काम करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो तरीका आपने अपनाया है वह प्रशंसनीय है। बेटियों को जिस प्रकार से अपनाने का आपने काम किया, जिस दिन आपके घर में रिद्धि सिद्धि के रूप में 2 पुत्रियां आई और उस दिन की खुशी से लेकर के निरंतर जो खुशियां आपको प्राप्त हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है आज इन 3000 बेटियों को अपनाने के बाद आपकी खुशियां निरंतर बढ़ेंगी, ऐसा भरोसा रखिएगा। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने ऑटो डीलर्स को राहत दी है। बैंक ने मांग में कमी का सामना कर रहे जो वाहन डीलर्स हैं उनकी कर्ज चुकाने की अवधि को बढ़ा दिया है। आमतौर पर कर्ज भुगतान की अवधि 60 दिन की होती है, लेकिन बैंक ने इसे बढ़ाकर 75 दिन और कुछ मामलों में 90 दिन कर दिया है। ये एक बड़ा बैंकों द्वारा उठाया गया है ताकि कर्ज का भुगतान भी हो जाए और एमपीए की स्थिति में न पड़ना पड़े। वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनियों से कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल समेत बाढ़ प्रभावित राज्यों में बाढ़ से जो नुकसान हुआ हो उसके लिए बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है। वित्त मंत्रालय ने बीमा कंपनियों से कहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत विभिन्न योजनाओं के तहत दावों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए। बीमा नियामक ने जीवन बीमा कंपनियों को भेजे हुए पत्र में कहा कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में जानमाल के नुकसान की रिपोर्ट है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा ने बीमा कंपनियों से कहा है कि इससे जुड़े दावों के शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।
पहली बार गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान के ननकाना साहब से चलकर अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन बरेली पहुंचा, जहां हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। वहीं केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कीर्तन का स्वागत किया। नगर कीर्तन बरेली पहुंचा, जहां जगह जगह शहरवासियों ने कीर्तन का स्वागत किया। कीर्तन जब शहर पहुंचा तो सभी समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। कीर्तन ने सैटेलाइट चौराहे से शहर में प्रवेश किया। उसके बाद डीडीपुरम चौराहा होते हुए मॉडल टाउन गुरुद्वारे पहुंचा। रात्रि विश्राम के बाद कीर्तन अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना होगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार का बड़ा कदम है जो नगर कीर्तन भारत पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस काम से पाकिस्तान सरकार ने सहयोग किया, जिसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि गुरु नानक देव जी की खड़ाओं जो आज तक भारतवासियों को दर्शन नहीं हुए, पहली दफा पाकिस्तान सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रोमणी अकाली दल का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने खड़ाओं के दर्शन कराए। गुरु नानक देव जी की खड़ाओं संग में आई हैं, संगते में होड़ मची हुई है कि हमें खड़ाओं के दर्शन हो। आप सबके संज्ञान में है कि हमारी सरकार ने पहले से ही तय किया हुआ था कि 550वां वर्ष जो है बहुत ही उत्साह पूर्वक मनाएंगे और पूरे सम्मान के साथ, तो उसके लिए सारे आवंटन किए थे। उसी के तहत ये यात्रा यहाँ पर आई है और हम इसका स्वागत कर रहे हैं और देशवासियों के लिए वास्तव में एक अच्छी दिशा का काम हो रहा है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का जल स्तर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जहां एक ओर यमुना नदी बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर गंगा नदी भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। दोनों जल स्तर इतनी तेजी से बढ़े कि कछारी इलाके में गंगा का मैदान पूरा जलमग्न हो चुका है। यमुना नदी जहां बारादरी के ऊपर तक पहुंच चुकी है, वहीं गंगा नदी हनुमान मंदिर के द्वार तक पहुंच चुकी है। पंडों के घाट और संगम क्षेत्र की दुकानें बड़ी तेजी से लोगों ने वहां से हटाकर ऊपर की ओर पहुंचा दी हैं। प्रयागराज की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने बताया कि बाढ़ प्रयागराज में हर वर्ष आती है, लेकिन हर वर्षों की अपेक्षा इस बार प्रशासन और शासन के द्वारा बड़े प्रबंध किए गए हैं और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। करीब सितंबर में बाढ़ आती है। इस बार तो वर्षा बहुत कम हुई है। मैं नहीं जानती क्या स्थिति। पूर्वांचल में तो खैर हमेशा बाढ़ आती है, क्योंकि वो ब्रह्मपुत्र का और वहाँ से पानी, नेपाल से पानी छोड़ा जाता है। पर अगर हम लोगों की तरफ बाढ़ आए तो उसके लिए हम लोगों ने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त किया है, उनको निर्देशित किया है कि वो अभी से तैयारी शुरू कर दें। लेकिन मेरे ख्याल से हर बार से ज़्यादा बेहतर प्रबंधन इस बार होगा। 2 दिन से जलस्तर इतना तेज़ी से बढ़ा है कि यहाँ की जो भी दुकानें थी वो सारी डूब गई। यहाँ पे जो भी पंडा बेचारे बैठते थे वो अपनी अपनी दुकान लेकर समेट करके बाद की तरफ आ रहे हैं, और जो बेचारे और जो सामान टूटे थे अपनी अभी भी नाव से लेकर के सामान को इकट्ठा करके लेकर के किसी तरह से भाग रहे हैं बात पर अपने बचाव के लिए। और 2 दिन के अंदर बहुत तेज़ी से जलस्तर बढ़ा है। पद्मश्री मालिनी अवस्थी की ठुमरी और लोकगीतों की प्रस्तुति पर आधारित कार्यक्रम त्रयी ने लखनऊ के दर्शकों का मन मोह लिया। लखनऊ के स्तन गाडगे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मालिनी अवस्थी ने गायन प्रस्तुति करके सितार वादन की धुन बजाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की खास बात ये रही कि आधुनिक संगीत के साथ साथ शास्त्रीय संगीत की भी प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर मालिनी अवस्थी ने कहा कि त्रयी के जरिए स्त्रियों के 3 रंग पेश करने की कोशिश की है, जिसमें माँ, बहन और बेटी के किरदार शामिल हैं। बहन होती है, फिर पत्नी हो जाती है, किसी की बहू बन जाती है और फिर जब माँ बनती है। ऐसे हम सब 3 भूमिकाएं जीते हैं। तो आज ये त्रयी यानी स्त्री के 3 रंग और अपनी प्रस्तुति के भी 3 आज यहाँ पर रंग प्रस्तुत करने का प्रयास किया। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समायोजित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के 38 क्षेत्रीय कार्यालयों की सभी शाखाएं शामिल थीं। इस अवसर पर बैंकों के निष्पादन की समीक्षा तथा बैंकिंग क्षेत्र के समक्ष उपस्थित मुद्दों की भावी रणनीति पर विचार किया गया। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बैंक क्रेडिट के लिए सक्षम बनाना, डिजिटल भुगतान बढ़ाना शामिल था। आर्थिक विकास की ऋण सहायता, आधारभूत सुविधाएं, कृषि, जल शक्ति, MSME क्षेत्र सहित शिक्षा एवं महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी बैंकों को ध्यान देना चाहिए। मुद्रा लोन स्कीम आपने सुना होगा, तो मुद्रा लोन सरकार ने एक स्कीम लाई है जिसमें हम लोग कोलैटरल फ्री लेंडिंग करते हैं फॉर MSME कस्टमर्स। तो
उत्तर प्रदेश में इसकी खास अपॉर्चुनिटी है। क्यों मैं कहूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो यही एक स्टेट होगा शायद कि हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई प्रोडक्ट का कारोबार काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। तो हम लोग इसमें क्लस्टर बेस्ड फाइनेंसिंग का अप्रोच ला रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई, जैसे अगर आप मुरादाबाद जाएं तो वहाँ ब्रास का काम होता है, फिरोज़ाबाद जाएं तो वहाँ ग्लास का काम होता है, भदोही जाएं तो कारपेट का काम होता है। तो क्लस्टर वाइज फाइनेंसिंग हम लोग करने के लिए ये इसमें हम लोगों के पास सजेशंस आए हैं एंड वी विल वर्क ऑन देम। जो राष्ट्र अपने वीर पुरुषों को याद नहीं रखता, उनका इतिहास भी विलीन हो जाता है। ऐसे ही परमवीर चक्र विजेता A.B. तारापुर को कल लखनऊ में उनकी जाबांज बहादुरी के लिए याद किया गया। 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में पूना हार्स रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर ने पाकिस्तानी टैंकों के हमले को नाकाम किया और देश के नाम अपनी शहादत लिख गए। देश की सीमाएं आज ऐसे ही वीर सपूतों की शहादत के कारण सुरक्षित है और हम देश के अंदर उत्सव मना पा रहे हैं। इस कार्यक्रम में लोगों ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनकी वीरता का जिक्र किया। उसका जो अनुगामी समाज है, कृतज्ञ राष्ट्र का जो नागरिक है, उनके न रहने पर भी उनके जयंती का कार्यक्रम आयोजित करता है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज देश के उस वीर सपूत नायक, महान नायक तारापुर जी के जयंती समारोह को अभिलक्ष्य करके हम यहाँ उनके 96वें जयंती समारोह में यहाँ एकत्रित हो पाए हैं। हरदोई में पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए लखनऊ हरदोई मार्ग पर एक चौराहे का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री के जलवायु परिवर्तन के आह्वान से बघौली के आसपास रहने वालों ने चंदे से इस चौराहे का निर्माण किया है। ये जन भागीदारी की मिसाल है। ये चौराहा पर्यावरण चौक के रूप में बदल गया है। चौराहे पर प्रकाश की व्यवस्था की गई है। सुसज्जित पेड़ मनुष्य के 2 हाथों में मॉडल के रूप में बनाए गए हैं। चौराहे के किनारे पर लिखे बड़े बड़े अक्षर मृदा, जल, ऊर्जा और वायु दूर से ही सभी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इस व्यस्त चौराहे से गुजरने वाले वाहनों और लोगों को हमारे लिए शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध धरती और शुद्ध ऊर्जा का संदेश देते हैं। हर व्यक्ति इस चौराहे से निकल के ही हरदोई की तरफ जाता है, तो हरदोई की छवि के लिए बहुत ज़रूरी था कि इस चौराहे का सुदृढ़ीकरण हो, इसका प्रस्तुतिकरण बेहतर तरीके से करा जाए। साथ ही साथ यातायात व्यवस्था को भी चौराहे हमेशा दर्शाते भी हैं कि किस तरह की यातायात व्यवस्था है और उसको सुदृढ़ भी बनाते हैं। ज़रूरी था कि चौक के माध्यम से एक संदेश भी दिया जाए और समसामयिक संदेश यही है कि पर्यावरण इस समय हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम सब ने मिल के पर्यावरण के लिए कुछ कार्य जल्द ही नहीं करा, चाहे वो पेड़ लगाने का काम हो, वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से पानी बचाने का काम हो, तो हम लोग एक भारी संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चौराहा अब हर आने वाले व्यक्ति को ये संदेश भी देगा कि हम सबको सुदृढ़ होकर पर्यावरण के लिए कुछ कार्य करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीण इलाकों में गरीब लोगों को घर देकर उनके सपने को पूरा किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फतेहपुर जिले में 2011 आर्थिक सर्वे में शामिल 38,365 लाभार्थी परिवारों को आवास दिया गया। जो लोग कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे, अब उनकी मजबूरियां खत्म हो गई हैं। साथ ही आवास प्लस के तहत छूटे हुए 1,40,000 नए पात्रों को चिन्हित कर लिया गया है। फतेहपुर के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली गरीब महिलाएं सरकार की इस योजना को बेहद मददगार बताती हैं। बहुत खुशी है, आज तक कोई नहीं देने वाला था, वो आज मिली हमें। तो किसको ये श्रेय देते हैं? ये श्रेय प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री। जब हमारा घर कच्चा था तो ये साहब चूता था, उसके बाद आग लग गई, और जब आग लगी तो हम फिर बनवाया लकड़ियों से पटवा के, लेकिन उसके बाद जब है हमको प्रधान जी ने दिया, हमको अब बहुत बड़ी सुविधा है। हम रह रहे हैं, हमारा सर जो है छत के नीचे है, तो अब हमको जो है बहुत सुविधा है। और इससे अब ये है कि भाई सबको सुविधा है, हमारे परिवार को सुविधा है, और अब हम सुख से रह रहे हैं। अब तो बहुत परेशानी रही है, अब तो कुछ बन जाए तो परेशानी दूर ही हो जाए। हमका परेशानी ही रहा है कि पहले जो है हमारा घर चुअत रहा है, कच्चा बना रहा है। अब सरकार और प्रधान जी हमका व्यवस्था बना दी है, हमारा घर ठीक है। बहुत घर मतलब चूसा था, गिर गया था पीछे का मकान,
तो बहुत दिक्कत थी, चूता था, बच्चे हमारे घर पे रहने भेजते थे और बहुत दिक्कत थी। तो प्रधान ने देखा सुना तो उसने फिर आवास दिया। पहले तो बहुत बड़ी दिक्कतें थी, यानी कि बरसात में पानी भर जाता था और घर भी चूने लगता था। उसमें जो है बच्चों को और हमें भी बहुत परेशानियां होती थी। अब हमें आवास योजना का लाभ मिला, सरकार ने हमको दिया और अब बहुत आराम है। मेरे द्वारा जो निर्धन थे, जिनकी छतें कच्ची थी, उनके लिए मेरे द्वारा अभी तक 173 आवास जो पूर्व से 2016 से 2019 तक आवंटित हुए वो निर्मित करवाए गए हैं। एक अभी बेसलाइन सर्वे आया था मुख्यमंत्री आवास के लिए, उसमें मैंने 840 बेघर लोगों को, जिनकी छतें कच्ची हैं, जो निराश्रित हैं, जो कच्ची छतों में रहते हैं, उनके लिए 840 लोगों का सर्वे करवा दिया हूं, जिनकी ऑनलाइन फीडिंग हो चुकी है। मैं प्रयासरत हूं कि कोई भी मेरे ग्राम पंचायत में कोई भी बिना छत का न रहे। और अब खेल समाचार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी और आगरा की बेटी पूनम यादव को अर्जुन अवार्ड के लिए चुने जाने के बाद ताजनगरी आगरा में जश्न का माहौल है। ईदगाह रेलवे स्टेशन के पास रेलवे कॉलोनी में रहने वाली पूनम के माता पिता को बधाइयां देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पूनम यादव अर्जुन अवार्ड पाने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला खिलाड़ी होंगी, जिनको अवार्ड 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में मिलेगा। पूनम यादव पिछले 5 साल से भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा बनी हुई है। उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों को आउट किया है। इसके साथ ही मैच को एक तरफा कर जिताने का भी श्रेय उनको कई बार मिला है। अर्जुन अवार्ड मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज जो मुकाम पूनम ने हासिल किया है और जिस अवार्ड के लिए पूनम को नामित किया गया है, ये हमारे लिए नहीं, आगरा या यूपी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और वो अब एक लड़कियों के लिए, नारी शक्ति के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में सामने आई है। तो अब जिन माँ बाप का नाम बच्चों से जाना जाए, उनसे ज़्यादा भाग्यशाली और खुश नसीब कोई माँ बाप नहीं होते। अर्जुन अवार्ड के लिए मुझे बहुत बहुत खुशी हुई और बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई। बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से जश्न मना है? बहुत अच्छे से हम तो खूब सभी घर के परिवार के सब मिलके मिठाई बांटी जा रही, डांस हो रहे हैं, सब लोग खूब खुश हैं। भारत की शीर्ष फराटा धावकों हिमा दास और मोहम्मद अनस ने एथलेटिक की मिटिनेक मीटर 2019 स्पर्धा महिला और पुरुष वर्ग के 300 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। हिमा ने महिलाओं की 300 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, तो वहीं अनस ने पुरुषों के 300 मीटर रेस को 32.41 सेकंड के समय के साथ पूरा कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनस इस साल सितंबर-अक्टूबर में दोहा में होने वाली विश्व चैंपियनशिप की 400 मीटर स्पर्धा के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों के अंतर्गत उन्हें उन्नत किसान योजना से जोड़ा जा रहा है, जिससे उन्हें कृषि की नई तकनीकी, आधुनिक उपकरणों और केंद्र राज्य सरकार की नई योजनाओं की जानकारी देकर लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों के अंतर्गत उन्हें उन्नत किसान योजना से जोड़ा जा रहा है, जिसमें उन्हें कृषि की नई तकनीक, आधुनिक उपकरणों और केंद्र और राज्य सरकार की नई योजनाओं की जानकारी देकर लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने और उनकी रकम सीधे खाते में ट्रांसफर करने में उल्लेखनीय सफलता मिली है। इस समय से काफी उत्पादन काफी आगे बढ़ रहा है। किसान काफी मतलब एक्टिव हो चुके हैं, नई तकनीक अपनाते हैं, जिससे पैदावार हमारी बढ़ती है। जो किसान अपनी आय दोगुनी करना चाहते हैं, सरकार की भी मंशा है, तो उसके लिए सरकार भी बहुत मतलब अग्रसर, हमारा किसान भी एक्टिव है। हमारा एग्रीकल्चर विभाग इसके लिए पूरी भूमिका निभा रहा है कि वो समय पर खाद बीज उन्होंने उपलब्ध कराए, वो हमारा किसान समय से बोएगा और उसका वाजिब मूल्य मिल जाए, बिक्री में मिल जाएगा, तो हमारे किसान की आमदनी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी।
जब हमारा किसान वही अपना धान जब जाके मंडी में आड़तियों के बेचता है तो उसको लगभग 1200 अच्छा से 1300 रुपए से ज़्यादा नहीं मिलता। और गन्ने के रेट की बाहर कही जाए तो प्राइवेट में गन्ना बहुत ही सस्ता बिकता था, कभी 140-180 रुपए क्विंटल, लेकिन जब से मिल गन्ना लेने लगी है हमें प्रॉपर रेट गन्ने का भी मिलने लगा है। और दूसरी बात कही जाए तो काम के मामले में यंत्रीकरण पे बहुत ज़्यादा जोर हुआ है। यंत्रीकरण, बहुत से ऐसे नए यंत्र हैं जिन पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, जिसमें पावर टिलर है, रोटरी प्लांटर है, पावर वीडर है, पैडी बेलर है। जहां से अवशेष जलाने की बात खत्म करने की है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत उस पर ध्यान दिया है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।